हेलो एवरीवन, आज हम मनोविज्ञान के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं हर एक शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट हो, सब में इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन में भी शिक्षक भर्ती से कुछ बाल मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हॉस्टल वार्डन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? तो सबसे अच्छे से परिभाषित करना है तो वो होगा विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट है, कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है वो है सामाजिक संचरण। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, वो कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक? तो क्या होता है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, मतलब कि सॉलिड चीज़ों को वो करते हैं, कल्पना की दुनिया में नहीं जाते। तो कल्पना की दुनिया में नहीं जाते हैं तो वो कब होते हैं? वो होते हैं जब बाल्यावस्था में होते हैं, मतलब 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था नहीं लोगे क्योंकि शैशवावस्था 0 से 2 साल होता है, तो शैशवावस्था में बच्चा खुद ही छोटा सा रहता है तो वो खिलौने से नहीं खेलता। तो अगर पूर्व बाल्यावस्था दिया है तो पूर्व बाल्यावस्था लेंगे या फिर बाल्यावस्था लेंगे, लेकिन उत्तर नहीं लोगे। नेक्स्ट है, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, खेलने की अवस्था जो है वो पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुओं की किस में? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास, बौद्धिक और मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या बालक का विकास होना? तो बाल विकास का मतलब है कि बालक का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिक होता है, बी नंबर। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता है। बाल मनोविज्ञान की व्यावहारिक उपादेयता क्या है? समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकते हैं, बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है या बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। शैशवावस्था के 2 सामान्य भय है, क्या है? अपरिचित चिंता और अंधकार का भय। नेक्स्ट है, पृथकत्व चिंता और अंधकार का भय, अंधकार का भय और गिरने का भय या अपरिचित चिंता और पृथकत्व चिंता? तो इसका करेक्ट आंसर है अपरिचित चिंता और पृथकत्व चिंता। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था का, बालक की विकास अवस्थाओं का या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो सीखने का आदर्श काल जो कहा है वो कहा है वेलेंटाइन ने।
ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये विकास कहलाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर का है, हार्लॉक का है, मुनरो का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है मुनरो का है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते? सदस्य और सक्रिय सदस्य दो है। तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो बाल्यावस्था में भी बच्चे समूह में होते हैं, पर जब सक्रिय सदस्य पूछेगा तो वो किशोरावस्था है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर? तो इसका करेक्ट आंसर है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो मैं अहम की जो भावना आती है वो आती है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है संवेग। तो ये पूछा जाता है कि कितने प्रकार के संवेग होते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि संवेग जो होते हैं वो 14 प्रकार के संवेग होते हैं। ठीक है, संवेग का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में बोला जाता है इमोशन। इमोशन से वर्ड आया है संवेग। इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक कारकों से पूरे व्यक्तित्व में जो चेंजेस दिखते हैं, व्यवहार, चेतना, अनुभव, इसको बोला जाता है संवेग। इमोशन से तो हम लोग समझ ही जाते हैं, पर हिंदी में जब संवेग आता है तो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो संवेग जो है 14 प्रकार के संवेग होते हैं, और ये 14 प्रकार के संवेग का नाम है आश्चर्य, घृणा, भय, करुणा या दुख, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकांकीपन, अधिकार भावना और आमोद। ये 14 प्रकार के संवेग हैं। और एक टॉपिक आता है बुद्धि लब्धि का। कई बार हमको मानसिक आयु और वास्तविक आयु दे दिया जाता है और बोलता है इसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है वो होता है बालक की मानसिक आयु बटे बालक की वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धि को मापने के लिए हमको याद रखना है कि बुद्धि निर्माण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, और बुद्धि को मापने के लिए जो सबसे पहला परीक्षण था वो बिने और साइमन ने किया था 1905 में। उन्होंने क्या किया था? मानसिक आयु को मापा था। उसके बाद सूत्र आया बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब इस सूत्र से जब मान निकलता है तो सबसे पहला निकलता है 104, नीचे से शुरू करते हैं तो 71 से कम जो रहता है उसको जड़ बुद्धि बालक बोला जाता है। जिसका 71 से 80 रहता है उसको अल्प बुद्धि बालक बोला जाता है। 81 से 90 को मंद बुद्धि बालक बोला जाता है। 91 से 110 को सामान्य बुद्धि बालक बोला जाता है। 111 से 120 को तीव्र बुद्धि बालक बोला जाता है, और 121 से 140 को प्रखर बुद्धि बोला जाता है, और 140 से जो ज़्यादा रहता है उसको बोला जाता है प्रतिभाशाली। तो कई बार हमको नंबर्स दे दिया जाता है और पूछता है कि ये जो है कौन से टाइप का बालक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बालक जो है कौन सा सामान्य है, कौन सा प्रखर बुद्धि बालक है। मोस्टली सामान्य और प्रतिभाशाली ही पूछता है, लेकिन सारे नंबर्स याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में आचार व्यवहार किसके नियंत्रण है? तो किसका मिश्रण है? आचार व्यवहार किसका मिश्रण है? महत्वाकांक्षा और उत्सुकता, रुचि और आशावाद, निश्चयता और स्वयं नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो आचार व्यवहार जो है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तो जब भी बाल विकास में कोई टॉपिक ऐसा आएगा
जो पॉजिटिव आंसर पूछेगा और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि शिक्षकों का काम आसान होगा, तो उसको बिल्कुल कट कर देना, क्योंकि बाल विकास में शिक्षकों के लिए कुछ आसान करने का काम होता ही नहीं। नेक्स्ट है समय बिताने में सहायक होगा, तो ये भी रॉन्ग है। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास योजना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास योजना है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? सामाजिकरण, वातावरण का निर्माण, हाँ ये हो सकता है। सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, ये भी हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, ये भी हो सकता है। तो जब तीनों हो सकता है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? तो ये याद रखना है कि बालक जब अपने जीवन के पहले वर्ष में होता है तभी से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, या डी। तो तीनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी क्या होगी? छात्रों की अभियोग्यताओं और रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, या ये सभी। तो ये सभी पॉजिटिव है, तो आंसर नंबर डी। विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है बल्कि वह समाज के सांस्कृतिक प्रगति का क्या है? संरक्षण है, संशोधन है, आलोचक है या समर्थक है? तो ये क्या है? समर्थक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अध्यापक समाज की मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। किससे? सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, या समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति? तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक आडंबरों से सजग रहना है उसको। नेक्स्ट है 9 नंबर, विद्यालय में खेल कूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका क्या मानना है? कि ये समय का दुरुपयोग है? नहीं, खेल कूद तो करवाना चाहिए। ये समय और अधिक शिक्षण कार्यों में लगा सकते हैं? नहीं, यह समय का सदुपयोग है, क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है और ये छात्रों को व्यस्त रखने का साधन है। तो ये तो नेगेटिव है, ये भी छोड़ दो। तो अधिक शिक्षण कार्यों में लगाएंगे, तो हम जब खेलकूद के लिए निकाले तो खेलकूद करेंगे ना, और खेल से क्या होता है? बच्चों में सामाजिकरण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम क्या है? कक्षा शिक्षा, तो कक्षा में क्या सामाजिक व्यवहार सीखेंगे? पाठ्यक्रम तो बिल्कुल नहीं, टोली शिक्षण भी छोड़िए, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या वर्ण और शब्दों का पहचान में कठिनाई? तो कौन सा लक्षण उनको पहचानने में कठिनाई का नहीं है? तो छोटे बच्चों को वर्ण पहचानने में कठिनाई होगी, वर्तनी में भी होगी, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई होगी। ये सब जो है वो हम लोग छोटे बच्चों का लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को हम पढ़ने बोलेंगे, इतनी स्पीडली नहीं बोलेंगे। तो पठन गति और प्रवाह की कठिनाई जो है वो छोटे बच्चों का लक्षण नहीं है। छोटे बच्चे पढ़ ले वो बहुत एकदम स्पीडली पढ़े, फ्लक्चुएशंस के साथ पढ़े, वो नहीं। नेक्स्ट है, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाषा, अभिव्यक्ति, स्मृति, या इनमें से कोई नहीं? तो चिंतन का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है भाषा। किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था क्या है? तो दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन या शब्दोच्चारण। तो जो प्राक भाषा में पहली अवस्था, तो बच्चा सबसे पहले क्या दूसरों की भाषा समझ जाता है? क्या पहला शब्द बोलता है, रुदन है या शब्दोच्चारण है? तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोता है, तो रुदन हो जाएगा।
स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु के बालकों में शब्दों के भंडार की संख्या कितनी होती है? तो 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कम से कम 2072 वर्ड्स जो रहते हैं वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापने का जो जन्मदाता है वो है टर्मन। उन्होंने ही जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था उसमें गुणा 100 करके सूत्र बनाया था। बुद्धि मानसिक बुद्धि के सिद्धांत किससे संबंधित है? बेलार्ड से, थार्नडाइक से, पियाजे से या स्किनर से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पियाजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न रहते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो रहते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर सबकी अलग अलग होती है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को एक कक्षा के अंदर मापा जा सकता है। कैसे मापेंगे? सोशियोग्राम, समूह निर्धारण मापनी विधि या सोशियोड्रामा या बिहेवियर ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशियोग्राम। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या ये सभी? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो प्रमुख कारण है वो वातावरण भी हो सकता है, वो वंशानुक्रम भी हो सकता है, वो आयु भी हो सकता है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव कैसे दिखाई देता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता, जब आप किसी को देखोगे कि 2 लोग हैं तो 2 लोग कैसे अलग दिखेंगे? शरीर भी अलग दिख सकता है, दोनों की बुद्धि भी अलग रहेगी और दोनों की उपलब्धि भी अलग रहेगी। तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर, व्यक्तिक भिन्नता का क्षेत्र क्या है? सामाजिक विकास, शारीरिक भिन्नता, पारिवारिक भिन्नता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये सब जो है व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है 16 का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 का प्रयोग जो होता है वो सृजनात्मकता मापते हैं, अभिरुचि मापते हैं, व्यक्तित्व या फिर दबाव? तो इससे क्या नापते हैं? व्यक्तित्व मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का या केवल वातावरण का? तो इसमें आप केवल वाले ऑप्शंस को कट कर दो, ये 2 तो नहीं होंगे। अब पालन पोषण और आनुवंशिकता और वातावरण में जब देखेंगे तो वातावरण की अंतःक्रिया ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, ये तो नहीं होगा। अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? तटस्थ भी नहीं होगा। अब अग्रोन्मुखी और सहानुभूतिपूर्ण में देखिए कि क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रोन्मुखी। सहानुभूति दे के क्या करेंगे माता पिता? बच्चा गिरते रहेगा तो उसको चलना सिखाना है ना, ये थोड़ी बोलना हाँ मेरा बच्चा गिर गया। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। और संज्ञानात्मक की जब बात आती है, जब सामाजिक की बात आएगी तब खेल के मैदान में जाना, लेकिन जब संज्ञानात्मक आएगी तो विद्यालय और कक्षा में रहना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पृथक सामाजिक समजातीय समूहों के व्यक्तित्वों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या सहेधारों की अभिवृत्तियों पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर। नेक्स्ट है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम और वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? तो मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास परिणाम है वंशक्रम और वातावरण, इन दोनों का। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसको बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक है वो क्या करेंगे? खुद करके ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ना कि बाकी दोनों से।
नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांस्कृतिक विधि? तो इसका करेक्ट आंसर है विकासीय विधि। 31 का ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छी विधि है विकासीय विधि। नेक्स्ट है, मानव जाति में वो कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो जो तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं वो क्या है? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतरक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतरक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, क्या नहीं है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शारीरिक लक्षणों का, बुद्धि का और चरित्र का वंशानुक्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे बाल मनोविज्ञान के, जो आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। वीडियो से पढ़ना मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि अगर आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और आपने ईयरफोन लगा के वो वीडियो सुन लिया, तो अगर 1 से 2 बार आप कंटिन्यू वीडियो सुन लेते हैं और वो क्वेश्चंस आप रिपीट करते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस याद होते जाएंगे। पहले दिन नहीं होंगे, पर अगर 2 से 3 दिन कंटिन्यू आप डेली 1 से 2 घंटे, मान लीजिए आप कोई हाउसवाइफ है और आप खाना बनाते बनाते, घर के काम करते, कपड़े धोते, बर्तन धोते आपने ईयरफोन लगा लिया और आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में बैठते जाते हैं। साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो वह एक्सप्लेनेशन भी दिमाग में बैठते जाते हैं और आपको ये वीडियो यूज़फुल होने लगते हैं। तो आप इस टाइम में आप पढ़ाई नहीं करें, ज़रूरी नहीं आपको बुक्स लेके ही बैठ के पढ़ना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ईयरफोन लगाइए और वीडियोस को सुनते जाइए। ये अपनी हैबिट बनाइए कि आप खाना बना रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप साथ साथ ये वीडियोस भी सुनते जाइए। और ज़्यादा बेटर है ईयरफोन लगा के सुनिए, क्योंकि बाकी अगर आप बिना ईयरफोन के सुनते हैं तो आवाज़ इधर उधर की भी डिस्टर्ब करती है। बट अगर आपके घर में शांत माहौल है तो आप सुन सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो मेरी बात मानिए और ये अपनी हैबिट बनाइए वीडियोज़ को सुनना, और कम से कम 2 बार 3 बार, ताकि आपको वो क्वेश्चंस याद होते जाए। और जब आप कंटिन्यू 5 से 10 दिन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक वीडियो में आपके 50-100 क्वेश्चंस रेडी होते जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस रेडी होने के साथ साथ आपको बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो मेरी बात मानिए और क्वेश्चंस को सुनना चालू कीजिए। एटलीस्ट आप बैठ के लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, पर आप काम भी कर रहे हैं तो साथ साथ आपका प्रिपरेशन भी होता है इस मेथड से। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस डे।